1 चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत इन तीनों में पूर्व और अपर का क्रम नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही उपक्रियाएं राग के योग से होती हैं। प्रायः समागम से पूर्व काम को उत्तेजित करने के निमित्त इनका प्रयोग होता है। समागम के समय तो केवल प्रहनन और सीतकार का ही प्रयोग होता है। 2 चुंबन आदि सभी उपक्रियाओं का प्रयोग शिश्न प्रवेश के पहले और बाद में सर्वत्र किया जा सकता है, क्योंकि इनके प्रयोग में नायक नायिका दोनों के राग की अपेक्षा नहीं है, यह आचार्य वात्स्यायन का मत है। 3 प्रथम समागम में चुंबन आदि का एक साथ और अतिव्यक्त प्रयोग नहीं करना चाहिए और कुछ विश्रब्ध नायिका में इनका वैकल्पिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि राग की यही रीति है। नायिका के पूर्ण विश्रब्ध हो जाने पर राग और रति के बढ़ जाने पर राग को प्रदीप्त करने, भड़काने के लिए इनका शीघ्रता पूर्वक और एक साथ प्रयोग करना चाहिए। 4 मस्तक, केश, कपोल, नेत्र, वक्ष, स्तन, ओष्ठ और मुख का आंतरिक भाग ये चुंबन के स्थान है। 5 कुछ लोगों की रीतिलाट देश के निवासी योनि के ओष्ठों, जांघों के संधिस्थल और कांक का भी चुंबन करते हैं। 6 स्थानों पर वात्स्यायन की व्यवस्था जो व्यक्ति रागवश या देशाचार के कारण जांघ आदि स्थानों का चुंबन करते हैं, ये स्थान उन्हीं के चुंबन के योग्य हैं। शिष्टजनों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। 7 कन्या के चुंबन, कन्या या नवपरिणीता जिसने किसी पुरुष के साथ समागम न किया हो, फलतः जो अक्षत्योनि हो, का चुंबन 3 प्रकार से होता है: निमित्तक, स्फुरितक और घट्टितक। निमित्तक चुंबन के लिए नियुक्त की गई नायिका जब अपना मुख नायक के मुख पर रख दे, लेकिन संकोचवश चुंबन को कोई चेष्टा न करे, तो उसे निमित्तक चुंबन कहते हैं। स्फुरितक नायक द्वारा अपना अधर नायिका के मुख में रख देने पर संकोच के किंचित शिथिल हो जाने के कारण जब नायिका के अधर को पकड़ने की इच्छा से अपने अधर को फड़काए, लेकिन लज्जावश ऊपर के ओष्ठ को न चलाए, तो इस चुंबन को स्फुरितक कहते हैं। घट्टितक लज्जा के कुछ अधिक हट जाने पर जब नायिका अपने मुख में रखे नायक के अधर को अपने ओष्ठों में दबाकर आंखें बंद करके तथा अपने हाथों से नायक के नयनों को भी बंद करके जिह्वा के अग्रभाग को उसके ओष्ठों पर रगड़े, तो यह घट्टितक चुंबन कहलाता है।